नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो बुक है जिसे एस एन गुप्ता जी ने लिखा है, इसका हम 29वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेर के बारे में। बेर, कुछ लोग इसको बैर भी बोलते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वन लीनियर टाइप का ये सब इसमें वन लीनियर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इन्हीं को हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। इनका बोटेनिकल नेम क्या है, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेर के बारे में पढ़ना। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि बेर दिखता कैसे है। इसी टाइप का दिखता है। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप बेर को जरूर देखे होंगे और खाए भी होंगे। ठीक, ये मीठा मीठा होता है, इसमें थोड़ा सा एसिड की मात्रा भी पाई जाती है, इसीलिए हल्का सा ये खट्टा भी लगता है। स्टार्टिंग में ये कैसा होता है, जब ये फ्लावरिंग के बाद ये हरे कलर का होता है, फिर धीरे धीरे जब ये मैच्योरिटी के स्टेज पे आता है तो ये इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। फिर ये येलो कलर का हो जाता है और येलो कलर के बाद फिर ये लास्ट में ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक, तो जान लेते हैं कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। देखो, बेर का बोटेनिकल नेम जो होता है जिज़िफस मोरिटियाना। जो लोग हम बेर खाते हैं उस बेर का नाम है जिज़िफस मोरिटियाना। जिज़िफस के ढेर सारे स्पीसीज हैं, जिसको कुछ को रूट स्टॉक के फॉर्म में यूज किया जाता है, कुछ ऐसी हैं जो जंगली प्रजातियां हैं, कुछ झाड़ियां हैं जिज़िफस वैरायटी की। ठीक, जिज़िफस जो जीनस है, इस जीनस की। इसीलिए जो बेर जो हम लोग एडिबल बेर होता है, जिस बेर को हम लोग खाते हैं, उसका जो बोटेनिकल नेम है वो जिज़िफस मोरिटियाना है। ठीक, जिज़िफस मोरिटियाना। इसकी फैमिली जो है वो रहमनेसी है। कौन सी फैमिली है? रहमनेसी। बेर की फैमिली रहमनेसी। इसका ओरिजिन क्या है? चाइना। बोटेनिकल नेम इसका है जिज़िफस मोरिटियाना। फैमिली इसकी है रहमनेसी। ओरिजिन प्लेस इसका है चाइना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग। इसकी प्रूनिंग का सबसे अच्छा समय, बेर का जो प्लांट होता है उसमें प्रूनिंग की जाती है, क्योंकि अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसमें नई ब्रांच नहीं निकलेगी, और जब नई ब्रांच नहीं निकलेगी तो हमें बेर का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए बेर की प्रूनिंग साल भर में एक बार की जाती है और हैवी प्रूनिंग की जाती है। हैवी टू मॉडरेट प्रूनिंग इस बेर की क्रॉप में की जाती है। तो इसकी प्रूनिंग का जो टाइम होता है मिड ऑफ मई टू मिड जून, यानी कि मई के मध्य से जून के मध्य तक। ठीक, यानी कि 15 मई से 15 जून के आसपास में बेर की प्रूनिंग की जाती है। अब ध्यान से समझो, जितने भी क्रॉप होती है, ठीक, जितने भी क्रॉप होती है, इनकी प्रूनिंग का समय या तो फ्लावरिंग से 1 महीने लगभग पहले, ये नॉर्मल में थोड़ा सा बता रहे हैं, नॉर्मल व्यू आप ले सकते हैं। जितने भी क्रॉप होती है इनकी प्रूनिंग जब हम करते हैं तो या तो फ्लावरिंग से 1 महीने 1.5 महीने पहले करते हैं, या तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन बाद हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। समझ गए? तो हमको ये पता है कि जो बेर की क्रॉप होती है ये फरवरी लास्ट से लेके अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। फरवरी लास्ट यानी कि 15 फरवरी और मार्च के आसपास से बात करें हम, तो ये अप्रैल तक लगभग चलती है इस बेर की क्रॉप, इसकी हार्वेस्टिंग। यानी कि मार्केट में इतने समय तक बेर उपलब्ध रहती है, फ्रेश बेर, जो खाने लायक ताजी बेर। अब उसके बाद अप्रैल में बेर खत्म हो जाती है। तो जब बेर खत्म हो जाएगी, पौधे से हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद मई में हम क्या करते हैं, मई और जून में इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, क्योंकि हम फल तो ले चुके हैं। अभी अगली साल फिर से उसी में फरेगा, जनवरी फरवरी में इसमें फ्लावरिंग होगी। तो तब तक जो बीच में गर्मी का सीजन है,
गर्मी के सीजन में इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे। तो प्रूनिंग कर देने से कई फायदे हैं। एक तो इसमें जो डिजीज पार्ट था, यानी कि अगर कहीं पे डिजीज लग गया था या कोई मान लो इंसेक्ट पेस्ट का कोई अटैक हो गया था जिससे वो थोड़ा सा खराब हो गया था पौधा, तो उसको हम काट के निकाल देंगे। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा, गर्मी के समय में अगर ज़्यादा इसमें पत्तियां और ज़्यादा ब्रांच रहेगी तो इसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कि पानी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि गर्मी रहेगी, गर्मी में पानी की रिक्वायरमेंट पौधे की बढ़ जाएगी। ठीक, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो पौधा ज़्यादा पानी मांगेगा। और हमको ये पता है कि बेर की क्रॉप वहीं उगाई जाती है जहाँ पानी की थोड़ी कमी होती है, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, वहीं पर हम बेर की क्रॉप को उगाते हैं। तो अब जब बेर की क्रॉप हम उगा रहे हैं और गर्मी के समय में इसे पानी ज़्यादा चाहिए और हमारे पास पानी है नहीं, तो उसी समय हम इसकी प्रूनिंग भी किए रहते हैं। प्रूनिंग कर देंगे तो इसमें वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, या कम होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि पत्तियां रहेंगी नहीं। तो हमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है पौधे की वो धीरे धीरे अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इंटर रिलेट करके एक दूसरे से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं कि किस मंथ में क्या होता है। अब देखो, बेर इज एक्सट्रीमली ड्रॉट हार्डी क्रॉप। बेर जो है वो एक्सट्रीमली ड्रॉट हार्ड, यानी कि सूखा के प्रति बहुत ज़्यादा ये क्या है, प्रतिरोधी है। यानी कि अगर पानी ना ही मिले इसको तो ये अपने आप में ही फल जाती है। केवल हम हफ्ते 15 दिन में एक बार अगर इसमें पानी दे रहे हैं, 15 से 20 दिन में, तो भी ये चल जाएगा। और वो भी इतना पानी कब देना है हमको, जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो। फ्लावरिंग के समय पे केवल पानी देना है, बाकी ये अपने आप ही जी जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी क्रॉप होती है ड्रॉट के प्रति। अब अगला देखो क्या कह रहा है, स्प्रेइंग ऑफ 3% थाईयूरिया और KNO3 once in 2 days before pruning induce bud sprouting from maximum number of nodes। क्या कह रहा है कि 3% थाईयूरिया या KNO3 अगर हम 2 दिन में एक बार डालते हैं, ठीक, once in 2 days, 2 दिन में एक बार, मतलब 2-2 दिन के अंतराल पर इसमें हम अगर थाईयूरिया 3% का घोल इस पे छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, कब, प्रूनिंग के बाद। जब हमने प्रूनिंग कर दी, प्रूनिंग के बाद हम अगर इसका छिड़काव करते रहेंगे पौधे पर, तो क्या होगा कि बड की स्प्राउटिंग तेजी से होगी, ज़्यादा बड निकलेंगे। ठीक, यानी कि जो कल्ले फूटते हैं पौधे के शाखाओं से, जो कल्ले निकलते हैं, वो कल्ले ढेर सारे निकलेंगे। ठीक, स्प्राउटिंग ज़्यादा होगी, और जब नई स्प्राउटिंग होगी तो नए नए ब्रांच आएंगे, और उसी नए ब्रांच पर ही बेर के फल लगते हैं। ठीक, फ्लावरिंग उसी नए ब्रांच पर होती है, पुराने ब्रांच पर नहीं होती है। तो जब नया ब्रांच आएगा तो उस पर फ्लावरिंग होगी, तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। अब इसके बाद देखो, इरिगेशन ड्यूरिंग अक्टूबर। अगर अक्टूबर के महीने में हम इरिगेशन करते हैं तो कॉजेज फ्लावर शेडिंग। तो ये क्या होता है, अगर फ्लावरिंग के समय पर हम पानी इसमें देंगे तो फ्लावर क्या होगा, गिरने लगेगा, फ्लावर गिरने लगता है। अब देखो, थोड़ा सा एक नॉर्मल व्यू में ऐसे समझो कि पौधे को पानी की आवश्यकता कब होती है, फ्लावरिंग से जस्ट पहले। ठीक, अधिकतर पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लावरिंग से जस्ट पहले। उसके बाद जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तब मैच्योरिटी के समय में इसमें पानी अधिकतर क्रॉप में लगता है। तो उसी तरीके से जो बेर की क्रॉप है, इसमें भी अगर हम फ्लावरिंग के समय पर पानी देंगे तो इसमें फूल गिरने लगते हैं। ऐसा काफ़ी क्रॉपों में होता है कि अगर फ्लावरिंग के समय पर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो फूल झड़ने लगते हैं। एंड दैट ड्यूरिंग अप्रैल मार्च causes fruit spoilage एंड डिले राइपनिंग। और अगर हम मार्च अप्रैल के समय में, जब फ्रूट की मैच्योरिटी हो रही हो, उस समय हम इसमें देंगे। देखो, अभी जो इससे पहले में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था
कि फ्लावरिंग से तुरंत पहले पानी की आवश्यकता होती है और मैच्योरिटी के समय। ये अन्य क्रॉपों में लगभग होती है, लेकिन बेर की क्रॉप में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट है, ये ड्रॉट के प्रति बहुत ही हार्डी क्रॉप है। तो इसमें अगर हम पानी देंगे तो पानी से इसमें समस्या हो जाएगी। बेर में पानी दिया ही नहीं जाता, नाम मात्र पानी दिया जाता है। साल भर में कभी 3-4 बार पानी दे दिया जाता है, वो भी कब? फ्लावरिंग से तुरंत पहले, और या तो फिर जब बहुत गर्मी हो रही हो मई जून के महीने में, तब। अब अगर हमने मार्च अप्रैल के महीने में इसमें पानी दे दिया, इरिगेशन कर दिया, तो क्या होगा? स्पोलिएज हो जाएगा, यानी कि इस टाइप का डिजीज लग जाएगा। ठीक, बेर में इस टाइप का डिजीज लग जाएगा, और साथ ही साथ इसकी जो राइपनिंग है वो भी डिले हो जाएगी। जैसे मान लो कि अगर आज ही पकना होगा बेर को, तो अगर हम आज सिंचाई कर देंगे तो 4-5 दिन बाद पकेगा, समझ गए? और पकते पकते गाओ इस तरीके का ना हो जाए तो कोई बात ही नहीं, समझ गए? अब देखते हैं आगे फिर क्या कह रहा है। सोनर 2, क्या लिखा है? सोनूर 2 रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। ये जो वैरायटी है सोनूर 2, ये रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू इस टाइप की डिजीज होती है। अगर आप पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, चाहे वो पाउडरी मिल्ड्यू हो या दुनिया भर के जितने भी डिजीज होती हैं प्लांट में, उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप, तो वहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी क्रॉप पैथोलॉजी है। ठीक, क्या है? इंट्रोडक्टरी क्रॉप पैथोलॉजी। उसको आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, 7-8 लेक्चर उसमें हैं, वो आप लाइन से सब देख डालिए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसको पाउडरी मिल्ड्यू क्यों कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, रस्ट क्या होता है, दुनिया भर की जितनी डिजीज होती है सब आपको वहां पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो आगे फिर क्या कह रहा है। दोधिया रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई। जो दोधिया वैरायटी है, किसकी? बेर की जो दोधिया वैरायटी है, ये फ्रूट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंट है। इट इज रेजिस्टेंट फॉर फ्रूट फ्लाई। अब देखो, जो इसका सिम्टम होता है फ्रूट फ्लाई का, किसी भी पौधे में फ्रूट फ्लाई का अगर सिम्टम आपको देखना हो, अगर इस टाइप के स्पॉट पौधे में पड़े हों, तो आप कह सकते हैं कि इसमें फ्रूट फ्लाई लगा है। जैसे फ्रूट फ्लाई बेर में खूब लगता है, इसके साथ साथ मैंने गुआवा पढ़ाया है, गुआवा में भी बहुत लगता है। इसका सबसे अच्छा ये सिम्टम होता है कि एक काला धब्बा मिलेगा। ठीक, एक काला धब्बा एक से बिंदी जैसे मिलेगा। देखो ये काले काले धब्बे दिख रहे हैं, और ये जो काला धब्बा होगा ये अंदर की तरफ धंसा होगा। अब देखो ये काला धब्बा पड़ता कैसे है? जब ये फ्रूट फ्लाई आके पौधे पर बैठती है, ठीक, तो उस फल पर बैठेगी। जैसे मान लो इस फ्रूट पर बैठी, अब फ्रूट पर बैठेगी, फिर अपना माउथ जो होता है उसका माउथ कैसा होता है? सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप का। तो वो क्या करेगी? सक कर लेगी, यहाँ से सेल शेप को सक कर लेगी, और सक करेगी, और अपना जो लार्वा होता है, स्लेश, अपने मुंह से जो लार निकलता है स्लेश, उसको फल पर लगा देती है। इसी की वजह से यहाँ काले काले धब्बे हो जाते हैं, और सेल शेप को सोख लेने से, चूस लेने से वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। तो ये तो हो गया फ्रूट फ्लाई का सिम्टम। तो ये दोधिया जो वैरायटी है, ये फ्रूट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। उसके बाद फिर क्या लिख रहा है कि बेर आल्सो शोज स्ट्रॉन्ग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी गैमेटोफिटिक। इसमें बेर की क्रॉप में स्ट्रॉन्ग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अब समझो कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। ये ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होती है पौधों में कि किसी एक पौधे का पॉलन उसी पौधे पर कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। यानी कि मान लो एक पौधा ये है, एक पौधे का एक फूल यहाँ है, और उसी पौधे में एक फूल यहाँ लगा है, एक फूल यहाँ, ये 2 पौधा है। अब यहाँ से पॉलन अगर यहाँ पर आएगा, यानी कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, तो वो नहीं हो पाएगी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसी को कहते हैं। अब ये गैमेटोफिटिक क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन तो हो जाता है, ध्यान से सुनना,
सेल्फ पॉलिनेशन तो हो जाता है लेकिन गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो मेल और फीमेल मिल जाते हैं जब, तब फर्टिलाइजेशन होता है और गैमिट बनता है। अगर मेल और फीमेल मिल भी जाएं, फर्टिलाइजेशन ना हो और गैमिट ना बने, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। अब अगर आपको डिटेल में जानना हो तो ये जो सीरीज मैं पढ़ा रहा हूँ इंस्टेंट हार्टिकल्चर का, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से 1 नंबर से लेके और आज तक की देख डालिए। आई कैन गारंटी यू विल बी क्लियर अबाउट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी and different other terminology which is used in plant breeding और horticultural crops। ठीक, या फ्रूट के टाइप कैसे हैं, ये सब चीजें मैंने सब पढ़ा दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं स्टार्टिंग से। अब देखो फिर क्या है अगला, जिजिफस मुमुलेरिया। क्या है, मुमुलेरिया। ये क्या है, डॉर्फिंग रूट स्टॉक है, बेर का ये डॉर्फिंग रूट स्टॉक है, जिजिफस मुमुलेरिया। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ये रूट स्टॉक है, जिजिफस मुमुलेरिया। अगला क्या है, इलायची 90% पॉलन स्टाइल। इलायची एक वैरायटी है, इलायची एक वैरायटी है बेर की। ठीक, इलायची जो है वो बेर की एक वैरायटी है जिसमें 90% जो पॉलन होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी कि 90% जो पॉलन होते हैं वो काम के नहीं होते हैं, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, वो गैमेट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन ये सब नहीं कर पाते हैं। 90% जो पॉलन होते हैं वो बिना काम के होते हैं, बेकार होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, उमरान ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राजस्थान प्रोसेस्ड एंड यूज एज छुहारा। उमरान जो वैरायटी है ये राजस्थान में ओरिजिन हुई इसकी, और इसको प्रोसेस्ड करके और यूज़ किया जाता है छुहारा के फॉर्म में, यानी कि बेर की जो उमरान वैरायटी है इसको प्रोसेस करके हम खाते हैं। ठीक, इसकी प्रोसेसिंग करके इसका छुहारा बना के खाया जाता है। अब अगला कौन सा है, गोमा कीर्ति यानी कि गणेश कीर्ति। इसको गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति भी बोलते हैं। ये उमरान का ही सिलेक्शन है, इसी उमरान वैरायटी का सिलेक्शन है। अब देखो सिलेक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमने 500 पौधे लगाए, उमरान वैरायटी का हमने 500 पौधा लगाया। अब हमने बाद में देखा जब पौधे सब ग्रो हो गए तो देखा कि एक पौधा इसमें से जो है वो बाकी से अलग दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, बाकी और जितने पौधे हैं सभी पौधों से वो अलग दिख रहा है। फिर उस पौधे को हमने क्या किया, उस पौधे पर हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया और उससे ढेर सारे और पौधे बना लिए। अब वो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ढेर सारे पौधे बने हैं उन्हीं पौधे को हम बोलते हैं सिलेक्शन। यानी कि 500 पौधे थे, उसमें से किसी एक पौधे को सिलेक्ट किया और उससे एक वैरायटी डेवलप कर ली, तो ये होता है सिलेक्शन। तो ये जो गोमा कीर्ति या गणेश कीर्ति वैरायटी है ये उमरान वैरायटी का ही सिलेक्शन है, और इसका जो नेचर है गणेश कीर्ति का ये अर्ली वैरायटी है। ठीक, नाम से पता चल रहा है श्री गणेश यानी कि स्टार्टिंग मतलब अर्ली वैरायटी, श्री गणेश करते हैं अर्ली वैरायटी से, समझ गए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि गणेश कीर्ति एक अर्ली वैरायटी है जो उमरान का सिलेक्शन है। उसके बाद देखो मैच्योरिटी, बेर की क्रॉप कितने दिन में मैच्योर हो जाती है। फ्लावरिंग के 150 से 175 दिन के बाद बेर की क्रॉप मैच्योर हो जाती है, खाने योग्य हो जाती है। स्टोरेज टेम्परेचर, इसको अगर स्टोर करना हो बेर की क्रॉप को तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और साथ साथ में 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो इसको हम कुछ दिन तक स्टोर कर रख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ बेर इज आई एंड टी बडिंग। आई बडिंग, टी बडिंग, टी बडिंग को हम सील्ड बडिंग भी कहते हैं। आई और टी बडिंग के द्वारा बेर में प्रोपोगेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करके रख लेना।
ये बहुत पूछा जाता है कि प्रोपोगेशन मेथड इन बेर में कौन सा प्रोपोगेशन मेथड यूज किया जाता है, तो आई बडिंग या टी बडिंग यूज किया जाता है। टी बडिंग को हम सील्ड बडिंग भी कहते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप की जो बडिंग होती है इसके बारे में भी मैंने पहले बता दिया है। स्टार्टिंग में जो आगे के 7-8 लेक्चर हैं मैंगो की क्रॉप से पहले जितने लेक्चर हैं इसमें मैंने यही सब पढ़ाया है कि किसी भी फ्रूट को देख के कैसे बता सकते हो कि इसका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा है, इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, और बाकी ढेर सारी चीज़ें जो इनके बॉटनी से रिलेटेड हैं वो सब हमने बता दिया है पहले। अब देखो आगे क्या है, बिगिनिंग ऑफ मानसून इज बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग। कोई भी पौधे की प्लांटिंग या तो मानसून जाने के बाद या तो फिर मानसून आने के समय, या तो मानसून चला जाए जब ठंडी स्टार्ट हो जाए तो लगाते हैं, और या तो फिर जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं, देखो अभी समझ लो, जो डेसिडुअस प्लांट होते हैं यानी कि पतझड़ी पौधे जिनमें साल भर में एक बार पौधे में पत्तियां नहीं रहती हैं, सब एक साथ सभी पत्तियां गिरेंगी फिर एक साथ उसमें नई पत्तियां आएंगी, वो जो डेसिडुअस टाइप के प्लांट होते हैं उनको हम क्या करते हैं ठंडी आने से तुरंत पहले, कब, अक्टूबर में लगाते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी प्लांटिंग करते हैं। और बाकी जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं उनको हम कब लगाते हैं, जून जुलाई में मानसून के पहले लगाते हैं, ठीक, मानसून की स्टार्टिंग में लगाते हैं। ट्रेनिंग इसका कब करते हैं, आइडियल टाइम मार्च होता है। अब देखो ट्रेनिंग क्या होता है, पौधे को एक स्पेशल आकार देना ही ट्रेनिंग होता है। अब ट्रेनिंग इसकी मार्च में क्यों करते हैं, बात समझो, मार्च में पौधे पे बहुत ढेर सारे फल लदे होंगे, ठीक, और जब पौधे पे फल लदे होंगे तो पौधा बहुत ज़्यादा वजनदार होगा। अगर हम इसको रस्सी से बांधेंगे या इधर उधर इसको शेप देंगे तो वजन होने की वजह से आसानी से शेप ले लेगा, ठीक। जैसे कि अभी तुम खुद ही सोचो कि अगर किसी पौधे पे फल लदा हो उसको अगर हमें नीचे और झुकाना हो तो हम झुका पाएंगे, आराम से झुका लेंगे। लेकिन मान लो जिस समय उस पर फल बिल्कुल ना लदे हों, फल वल ना ही हो, तब उसको हमें नीचे झुकाना हो तो झुकेगा, तो नहीं झुकेगा, तो कठिन होगा। इसी वजह से इसकी जो ट्रेनिंग का सबसे अच्छा समय माना जाता है वो मार्च माना जाता है। अगला क्या है, प्रूनिंग इज डन। प्रूनिंग इसकी कब करते हैं, अप्रैल एंड से मई एंड के बीच में करते हैं। कब, जब हॉट और ड्राई सीजन चल रहा हो, खूब गर्मी स्टार्ट हो रही हो, मई जून की जब गर्मी स्टार्ट होती है तभी हम करते हैं। इन साउथ इंडिया में क्या होता है, फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर से नवंबर के महीने में, और नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं फरवरी से अप्रैल के महीने में। अब समझो अधिकतर जो क्रॉप होती है, अगर आपने स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कई ऐसी क्रॉप हैं कि वो नॉर्थ इंडिया में तो फरवरी से अप्रैल के बीच में आती हैं, ठीक, कब आती हैं, ठंडी जाने के बाद आती हैं, और साउथ इंडिया में ठंडी आने के पहले, ठीक, यानी कि जब ठंडी आती है, विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन आने के पहले वो साउथ इंडिया में फल लगने लगता है, और नॉर्थ इंडिया में ठंडी जाने के बाद। ऐसा 6 महीने, लगभग आप कह सकते हैं 3-4 महीने का गैप, 6 महीने तो नहीं लेकिन 3-4 महीने का गैप ये जो होता है, ये 3-4 महीने का गैप जानते हैं क्यों होता है। देखो जो साउथ इंडिया है वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और जो नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट है ये कैसी है, सब ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट है। तो जिस टाइप का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर साउथ इंडिया में अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, उसी टाइप का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में ठंडी के बाद होता है, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में। इसी वजह से अधिकतर जो क्रॉप होती है वो साउथ इंडिया में 3-4 महीने पहले आ जाती है और नॉर्थ इंडिया में बाद में आती है। इसी टाइप से आप मैंगो भी देख सकते हैं, मैंगो की जो क्रॉप है वो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल मई जून में आता है, जबकि
नॉर्थ इंडिया से वो फरवरी मार्च से ही आना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बात। अब आगे बढ़ते हैं। प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ 750 ppm इथेफॉन एट कलर टर्निंग स्टेज इंड्यूस अर्ली मैच्योरिटी। प्री हार्वेस्ट स्प्रे, हार्वेस्टिंग पे अगर हम पहले 750 ppm का घोल इथेफॉन का 750 ppm का घोल बनाकर अगर हम स्प्रे करते हैं फ्रूट पर तोड़ने से पहले, तो क्या होगा कि इसके जो कलर होता है बेर का कलर हरे से पीला और पीले से ब्राउन कलर होना लगता है। तो इससे यह पता चलता है कि हाँ बेर पका हुआ है, कितनी ही मीठी बेर क्यों ना हो। लेकिन अगर बिल्कुल शुद्ध हरी होगी, वो बिल्कुल गहरी हरे कलर की होगी, तो उसको लोग कहेंगे ये कच्चा है, खरीदेंगे नहीं। लेकिन अगर वो पीला होगी तो लोग कहेंगे कि हाँ ये पका है। इसीलिए कलर भी थोड़ा सा पीला होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तोड़ने से पहले 4-6 दिन पहले इथेफॉन डाल देते हैं। 750 ppm का घोल बनाकर इथेफॉन छिड़क देते हैं। अब देखो वैरायटी कौन कौन सी है इसकी। एक्सट्रीमली ड्राई सीजन अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी, एकदम ड्राई एरिया में, बिल्कुल जहाँ भी बिल्कुल सूखा पड़ता हो, पानी की बिल्कुल व्यवस्था ना हो, वहाँ पर गोला और सेब वैरायटी लगाते हैं। ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। उसके बाद जो ड्राई एरिया है, यानी जहाँ पर कभी कभी पानी वानी बरस जाता है, वहाँ पर लेट मैच्योरिंग वैरायटी यानी कि उमरान और इलायची, इनको हम लगाते हैं। ह्यूमिड एरिया में मेहरून वैरायटी को लगाते हैं। मिड मैच्योरिंग वैरायटी रश्मि, मुंदिया और बनारसी। ये बेर की जितनी भी वैरायटियां मैंने लिखी हैं, ये इतनी वैरायटी, ये सभी वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट डाउन कर लेना। ठीक, ये जितना चीज मैंने पढ़ाया है बेर में, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेर की क्रॉप में इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। ठीक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हों, जो भी आप कुछ नया इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं ट्राई करूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।